और आज के इस लेक्चर में हम लीचिंग से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने कॉन्सेंट्रेशन के 3 स्टेप्स कवर कर लिए थे, जिसमें वन वाज ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन हमने कवर कर लिया है, ग्रेविटी सेपरेशन हमने कवर कर लिया है और मैग्नेटिक सेपरेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम ये 3 तरीकों से सीख चुके हैं कि ओर को किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ओर की साफ सफाई कैसे की जाती है, ओर के अंदर थोड़ी प्योरिटी कैसे लाई जाती है। ठीक है, तो आज हम 4th प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर सीखेंगे एंड दैट इज लीचिंग। तो लीचिंग के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को लीचिंग से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लीचिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। हम कुछ केमिकल रिएजेंट्स डालते हैं ओर के अंदर, उससे प्यूरिटी बढ़ाई जाती है ओर की, उससे कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है ओर का। तो अगर किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट की सहायता से इंप्योरिटी को रिमूव किया जाता है ओर में से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। बात समझ में आए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यूजिंग सूटेबल केमिकल रिएजेंट इज कॉल्ड एज लीचिंग। ठीक है, कब यूज कर सकते हैं इसे? इट इज यूज्ड इफ ओर इज सॉल्यूबल इन सम सूटेबल सॉल्वेंट। अगर ओर कुछ सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा तो हम इस प्रोसेस को यूज कर लेंगे। अगेन लीचिंग क्या है? इंप्योरिटी को रिमूव किया जाता है ओर में से यूजिंग सूटेबल रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट। और एक कब यूज करेंगे? व्हेन ओर इज सॉल्यूबल इन सम सूटेबल सॉल्वेंट। तो ये 2 पॉइंट हो गए लीचिंग के कि लीचिंग क्या है, जिन्हें आप पहले कॉपी करो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लीचिंग को और अच्छे से समझना। सो आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। उसके बाद हम लीचिंग के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां से और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अभी के लिए आप इतना जाने, इंप्योरिटीज को रिमूव किया जा रहा है, ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है यूजिंग सम सूटेबल केमिकल रिएजेंट्स। तो इस प्रोसेस को वी आर सेइंग एज लीचिंग। और कब यूज करेंगे? जब ओर सॉल्यूबल होगा सूटेबल सॉल्वेंट में। वो रिएजेंट जिससे रिएक्ट कराना चाह रहे हैं, रिएक्ट करना तो चाहिए और मतलब सॉल्यूबल तो होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम 2 एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लेंगे अब आप। चलिए, तो अगर आपने दोनों पॉइंट लिख लिए हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिना की लीचिंग करना बॉक्साइट से। आपको पता है बॉक्साइट एक प्रीडोमिनेंट मेजर ओर है। किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का मेजर ओर है बॉक्साइट। तो हम यहां से बॉक्साइट से एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। एल्यूमिना का मतलब हो गया प्योर Al2O3 कह सकते हो, मतलब है ना, प्योर ओर कह सकते हो, या Al2O3 ऑब्टेन करेंगे हम यहां से बॉक्साइट से। बॉक्साइट एक्चुअली ओर है किसका? एल्युमिनियम का, लेकिन ये इम्प्योर होता है, इसके अंदर प्योरिटी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लीचिंग करके इसको पहले प्योर करेंगे और प्योर फॉर्म को ही हम, प्योर फॉर्म ऑफ बॉक्साइट को हम क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिना बोल रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर इज टेकन। ठीक है, विच वी नो बॉक्साइट कंटेन्स, बॉक्साइट के अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है वो बता रहा हूं। सिलिका, SiO2 सिलिका की इंप्योरिटी होती है बॉक्साइट के अंदर। आयरन ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम का ऑक्साइड होता है। ये 3 इंप्योरिटीज पाई जाती है, और भी इंप्योरिटीज होंगी। ये 3 इंप्योरिटीज का यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कौन कौन सी? सिलिका है, सिलिका मतलब रेत या बालू। तो बॉक्साइट अगर आप लेके आ रहे हो कहीं से, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी इंप्योरिटी देखने को मिलेगी? सिलिका मिलेगा, आयरन का ऑक्साइड मिलेगा और टाइटेनियम का ऑक्साइड मिलेगा एज इंप्योरिटी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, बॉक्साइट को पाउडर्ड फॉर्म में, पहले तो पाउडर्ड फॉर्म बना लिया होगा आपने, तो आपको समझ में आया। तो बॉक्साइट को पाउडर्ड फॉर्म बना लिया, अब उसको डिसॉल्व कर दिया गया। एक सेकेंड, ठीक है, तो आप इमेजिन करना स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो। बॉक्साइट लेके आए, बहुत चट्टाने तोड़ के बॉक्साइट लेके आए, तो ठीक है, और तुमको पहले बता दिया गया इसके अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटी है। कौन कौन सी इंप्योरिटी है खुद से बोलो।
सिलिका की इंप्योरिटी है, आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी है और टाइटेनियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी है। अब तुम बहुत सारा बॉक्साइट लेके आए, ठीक है, बहुत मतलब बड़े बड़े पत्थर से थे तुम्हारे पास, तुमने उसको बॉल मशीन में डाल के, ठीक है, उसको पाउडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया। अब बारी आई कॉन्सेंट्रेशन की, तो पहले तो पाउडर्ड फॉर्म बन गया है, तो बॉक्साइट को पाउडर्ड फॉर्म में हमने डिसॉल्व किया। किसके अंदर डिसॉल्व किया? आप ले लो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का सोल्यूशन। कौन ले लो? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का सोल्यूशन। अब इमेजिन करो हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामने क्या रखा है? सोल्यूशन रखा है। क्या क्या रखा है? वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रखा है, उसके अंदर हमने कौन डिसॉल्व किया? पाउडर्ड फॉर्म में बॉक्साइट डाल दिया, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रखा भाई? 473 से लेके 523 केल्विन के बीच का टेम्परेचर रखा, ठीक है। प्रेशर की भी कंडीशन होती है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर ही मैंने यहां पर आपको बताया है, ठीक है। तो 473 से 523 केल्विन तक का टेम्परेचर रख दिया आपने। अब हमने Al2O3 को लीच किया, ठीक है, मतलब रिएक्शन करा दिया। किससे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से बॉक्साइट की रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो बॉक्साइट के अंदर तो बहुत सारी चीजें, इंप्योरिटी भी है, Al2O3 भी है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ज्यादा मात्रा में कौन है? Al2O3 है ना, तो Al2O3 था, यही तो बॉक्साइट है। .2H2 भी होता है, ठीक है, चलेगा। यहां पर हम इसको बॉक्साइट को Al2O3 ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इस सॉलिड फॉर्म में हमने इसको NaOH के अंदर डाल दिया, पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में इसको NaOH के डाल दिया, डिसॉल्व किया तो पानी भी डाल दिया, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। ये देखो ये रिएक्शन कर रहे हैं ये तीनों, ध्यान से सुनते रहना। ये Al2O3 क्या है? ये बॉक्साइट के अंदर Al2O3 बहुत ज्यादा मात्रा में है, थोड़ी बहुत मात्रा में सिलिका भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है? एल्यूमिनियम ना, क्योंकि बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एल्यूमिनियम। बाकी आयरन भी है थोड़े अमाउंट में, सिलिकन भी है थोड़े अमाउंट में, लेकिन वो सब थोड़े अमाउंट में, इसीलिए तो उनको इंप्योरिटी बोल रहे हैं। जो ज्यादा अमाउंट में है उसी को हम मेटल बोलेंगे, मतलब यहां से हम एल्यूमिनियम ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो बहुत कम मात्रा में होगा उसको हम इंप्योरिटी बोल देंगे, इसीलिए हमने इसको इंप्योरिटी बोला है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड को इंप्योरिटी बोला है। तो वापस से Al2O3 को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले सोडियम, ठीक है भाई, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला याद रखना है आपको, वापस से बता रहा हूं, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा S ब्लॉक के अंदर। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। अगर वाटर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर NCERT में शायद लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, यहां पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक्वस लिख दिया गया है। तो ये वाटर को इंक्लूड करो चाहे ना करो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो Al2O3 NaOH से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या है सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला? Na, बाहर Na है और एक डब्बा लगा दोगे और डब्बे के अंदर क्या है? AlOH4, ये ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। मेरे साथ वापस से रिपीट करो, Al2O3 NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या है फॉर्मूला सोडियम एल्यूमिनेट का? Na बाहर है, फिर डब्बा लगा दोगे Al और 4 OH, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिला है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है भाई, न्यूट्रलाइज करेंगे बाई पासिंग CO2 गैस। CO2 गैस पास करके उसको हम क्या करने वाले हैं? न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हमने ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमारा यहां बना हुआ है ये बन गया है। अब हमने इस पर CO2 गैस पास करा दी, तो ऐसा पास करने से हुआ क्या कि Al2O3 हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। इसके अंदर जो इंप्योरिटीज थी ना वो अलग हो चुकी होंगी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, अभी इंप्योरिटीज पर मैं आऊंगा वैसे भी, ठीक है। जैसे सुनो, समझाता हूं मैं वापस से। एक्चुअली तुमने बॉक्साइट लिया ना, तो बॉक्साइट के अंदर Al2O3 भी है, SiO2 भी है और भी बहुत सारी इंप्योरिटी है। तो Al2O3 तो NaOH से रिएक्ट कर गया, और पता है SiO2 जो है ना वो भी रिएक्ट कर गया था। वो रिएक्ट करके क्या बना गया होगा? सोडियम सिलिकेट। हमने लिखा नहीं है उसको, सिर्फ हमने यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है, सोडियम सिलिकेट भी बन गया होगा। और अब तुम पूछोगे Fe, जो यहां पर ये आयरन का ऑक्साइड था, टाइटेनियम का ऑक्साइड था, ये कहां गए? ये डिसॉल्व ही नहीं होंगे NaOH के अंदर, ये NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे,
ये रिएक्ट नहीं करे होंगे, ये नीचे जाके पीपीटी बना के बैठ गए होंगे, तो इनको छान लेंगे हम। तो आयरन का ऑक्साइड और टाइटेनियम का ऑक्साइड तो ऐसे ही अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या क्या हमारे पास, दो चीजें, एक तो सोडियम सिलिकेट बन गया होगा और एक सोडियम एल्यूमिनेट बन गया होगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अब हमने क्या किया, जो सोडियम एल्यूमिनेट बना होगा इसी के अंदर सिलिकेट भी होगा, ठीक है, इसी के अंदर सिलिकेट भी रहा होगा, सिलिकेट भी है इसके अंदर, ध्यान रखना। लेकिन हम खाली बात सोडियम एल्यूमिनेट की कर रहे हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दोगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3.XS2O, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया Al2O3 और यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सोडियम सिलिकेट की। सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सॉल्यूशन, अगेन लिसन टू द पॉइंट, सोडियम सिलिकेट अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड। अभी देखो ये सॉलिड फॉर्म में बेटा, ये पीपीटी बन गया। ये जो Al2O3.XS2 है ना, जब हम CO2 गैस पास कराएंगे सोडियम एल्यूमिनेट के सॉल्यूशन में, तो Al2O3 वाला जो पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस। और सोडियम सिलिकेट अभी भी सॉल्यूशन में, तो अब हम फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर करेंगे तो हमें हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिल जाएगा ना। बस अब इसको क्या करो, इसको ड्राई कर लो 1470 केल्विन पर, तो तुमको प्योर फॉर्म में Al2O3 मिल गया, ठीक है। अगेन रिपीट करूं, ध्यान से सुनना, देखो सुनो और अब इमेजिन फिर से करो। बॉक्साइट क्या है भाई, बॉक्साइट एक ओर है, ठीक है। ओर का मतलब हो गया इससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर से, बॉक्साइट के अंदर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये प्योर होगा बॉक्साइट, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर इंप्यूरिटीज होंगी, कौन कौन सी होंगी, सिलिका की इंप्यूरिटीज होंगी, आयरन ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज होंगी, टाइटेनियम ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें Al2O3 इसके अंदर से निकालना है क्योंकि हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, वो बॉक्साइट को, वो बॉक्साइट के पाउडर को, उसके अंदर तो आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड सब कुछ है, ठीक है, सिलिका वगैरह सब कुछ है, तो हमने उस पाउडर को किस में डाल दिया, NaOH के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब NaOH से Al2O3, उसके अंदर Al2O3 भी होगा, SiO2 भी होगा, FeO भी होगा, TiO2 भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन Al2O3 NaOH से रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। और सिलिका भी रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सोडियम सिलिकेट को नहीं दिखाया गया यहां पर क्योंकि इसका काम नहीं है, इतना समझे। अब सोडियम एल्यूमिनेट वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोडियम सिलिकेट भी है, सोडियम एल्यूमिनेट भी है, ठीक है। अभी तक तो दोनों है। अब हमने क्या किया, अब हमने CO2 गैस पास करा दिया सॉल्यूशन में। तो CO2 गैस पास कराने पर हुआ क्या कि सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो Al2O3.XS2 सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और सोडियम सिलिकेट अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब अभी भी वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में, और ये तो सॉलिड फॉर्म में बन गया। अब हम क्या करेंगे, छान लेंगे। तो छानने पर ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये अलग हो जाएगा ना Al2O3.XS2, तो इसको हमने कर लिया अलग और फिर 1470 केल्विन पर हीट कर दिया तो हमें Al2O3 मिल गया। तो देखो पहले बॉक्साइट के अंदर Al2O3 भी था, SiO2 भी था, FeO भी था, TiO2 भी था, सब था। लेकिन Al2O3 उसके अंदर से कैसे निकालें हम, ये हमारे लिए टास्क था। तो हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। कैसे, लीचिंग की सहायता से कुछ केमिकल रिएजेंट्स मिलाए और उनकी मदद से हमने Al2O3 ऑब्टेन कर लिया। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। समझ गए पूरा प्रोसेस। चलो अब इसको कॉपी करो, मैंने समझा तो दिया है तुमको, यहां से लिखना स्टार्ट करो। कोई डाउट हो पूछना, अल्टीमेटली याद ही करना है। मैंने समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। एल्यूमिना मतलब Al2O3, ठीक है। बॉक्साइट के अंदर बॉक्साइट का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, अच्छा बहुत लोगों को कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होती होगी कि बॉक्साइट का फॉर्मूला तो जी हम Al2O3.XS2 लिखते हैं और अब इसके अंदर तो बहुत सारी चीज आ गई। तो बॉक्साइट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्ट होता है ना, फॉर्मूला वही लिखा जाता है, ठीक है। बॉक्साइट के अंदर सिलिका वगैरह भी है लेकिन हम फॉर्मूला सिर्फ Al2O3.XS2 लिख देते हैं, ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्साइट का फॉर्मूला वही याद रखना तुम्हारा।
उसके अंदर इंप्योरिटी का जिक्र नहीं किया जाता है, बहुत कम इंप्योरिटी होती है। इसको लिख लो। फिर भी कोई डाउट रही हो तो पूछने के लिए कोई हेजिटेशन मत रखना। ठीक है, फटाफट लिख लो इसे। ये जो शब्दों में लिखा है इससे अच्छा यही होगा कि आप रिएक्शंस याद रखो। तो रिएक्शंस याद रखोगे तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला रट लेना। मैं समझाने के लिए समझा दे रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं इनऑर्गेनिक को याद ही करना होता है। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक याद करने वाला सब्जेक्ट है। मैं अपने तरीके से लॉजिक दे के जो पार्ट समझाने वाला है समझ जाओगे, लेकिन तुम रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, मैं इंटरेस्टिंग बना सकता हूं इनऑर्गेनिक तुम्हारे लिए, लेकिन मैं ऐसा झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि इनऑर्गेनिक तो ऐसा है जी, समझ लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, समझना तो है ही सही, समझना तो कहाँ नहीं है, सब कुछ समझना है। मुझे तो हिस्ट्री भी अच्छे समझ में आती है, तो ऐसा थोड़ी ना वहां पर याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद भी करना है, यहाँ पर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला एक याद कर लेना। ठीक है, तुम लोग लिखो जल्दी जल्दी से। इसे लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। एक और एग्जांपल लीचिंग का देखेंगे। जल्दी से लिखो इसे। हेलो, बाकी इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई थी ना, तो उसको तो पहले ही निकाल लिए थे। बाकी इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई थी तो उसको हमने पहले ही निकाल लिया एक बार, और पहले ही फिल्ट्रेशन कर लिया था। पहले जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना और सोडियम सिलिकेट बन चुका होगा। ठीक है, और बाकी इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई थी तो हमने एक बार पहले फिल्टर कर लिया था सॉल्यूशन।
ठीक है, तो बाकी इंप्योरिटी एक बार पहले निकल गई थी और फिर से एक बार फिल्टर कर लिया तो बाकी इंप्योरिटी सिलिका वाली निकल गई। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? सारी चीजें इमेजिन करते हुए चलना है तुमको खुद। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, अब सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे अब पॉइंट, फिर से एक बार तैयार हो जाओ। ठीक है, बन जाओ तुम माइनिंग मैन। ठीक है, तुम ही कर रहे हो सब कुछ, अपने सामने सब फील करो। मेटलर्जी, तुम सिल्वर और गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो, ऐसा फील करो। तो इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, अब हम सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी सीखने वाले हैं। रेस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN। तो अब हमने क्या किया, अब देखो यार, और सिल्वर और गोल्ड के और तो तुमको पता है नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते। मतलब इसके अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी मोड़ी इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम और लेके आए। ठीक है, और थोड़ा बहुत साफ कर लिया तो साफ हो गया। तो हमने क्या किया, मेटल को रिस्पेक्टिव मेटल बोला जा रहा है यहां पर। इसका मतलब क्योंकि उसका और जो है वो नेटिव फॉर्म में मिल रहा है, बहुत कम इंप्योरिटी मिल रही है उसके साथ, तो उसको लीच किया जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन में। किसके साथ? NaCN और KCN के सोल्यूशन में, या तो NaCN या KCN के सोल्यूशन में लीच कर दिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर, फ्रॉम विच द मेटल इज ऑब्टेन लेटर बाय द डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन देखो, ये मेटल है, मेटल मतलब या तो सिल्वर है, Ag है, या तो Au है। ठीक है, 4M। अब इसको हमने साइनाइड के सोल्यूशन में NaCN या KCN, यहां पर CN माइनस लिखा है बस खाली मैंने, इसका ये मतलब नहीं है कि NaCN या KCN नहीं है। हाँ, NaCN भी लिख सकते हो तुम, फर्क नहीं पड़ता। मैंने NCERT वाली लाइन उठा के रखी यहां पर, NCERT में ऐसे ही लिखा है 8CN माइनस एक्वस। तो ये डिसॉल्व हो गया, ये मेटल लीच कर दिया हमने साइनाइड सोल्यूशन में। ठीक है, पानी तो ऑब्वियसली डाला है, एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहां पर ये फॉर्मूला, ये एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, साइनाइड बन गया मेटल का इस तरीके से, ये कॉम्प्लेक्स बन गया इस तरीके से। ठीक है, और 4OH माइनस। तो अब ध्यान दो, ये बना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जिंक से इसका रिएक्शन करा दिया, इस साइनाइड का जिंक से रिएक्शन करा दिया। तो फिर क्या हो गया, ये जिंक अंदर चला गया, ये वाला जिंक मेटल की जगह रिप्लेस कर गया। तो यहां से मेटल डिस्प्लेस हो गया और हमें मेटल मिल गया प्योर फॉर्म में। जो इंप्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं रिएक्ट हो गई होगी और हमें मेटल मिल गया होगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कर सको तो 50 बार पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेपर में 100% आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट। तो मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूं, ये वाली जो रिएक्शंस लिखी है ये बाय हार्ट रट लो। सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को ध्यान देना। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कभी कभी तो ये भी पूछ लिया, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लो सीधे कि मेटल को हम साइनाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और यहां से ये कंपाउंड बन जाएगा और इस कंपाउंड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। बस इतना याद करो, ज्यादा समझो मत। ठीक है, इसको लिखना स्टार्ट करो। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हो सकेगी ना उतना जल्दी ये रिएक्शन याद कर लेना, ये वाला। इसको मैकआर्थर प्रोसेस भी बोलते हैं। मेटल कोई भी, कहां पर, अरे पागल हो गए हो तुम लोग। मेटल तो सिल्वर और गोल्ड है, जिंक तो जिंक है। यहां पर अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने ब्रैकेट में देखो लिखा है M बराबर Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड के लिए ही एप्लीकेबल है सिर्फ ये। पर समझते नहीं हो तुम लोग एक बार ध्यान से। और उसके बाद हम यहां पर जिंक ले रहे हैं, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है मेटल को। ठीक है,
यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया साइनाइड, फिर उसकी रिएक्शन हमने जिंक से कराई, फिर जिंक मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। रिएक्शन याद करना भाई, रिएक्शन मैं बार बार बोल रहा हूं, और बैलेंस्ड वे में याद रखना इसे। ये पूरी रिएक्शन रटनी है तुमको, ये वाली रिएक्शन जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये रिएक्शन तुमको पूरी याद रखनी है, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और बोल दे रहा हूं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नीचे वाली भी। तो यहां से हमें डायरेक्टली सिल्वर और गोल्ड मिल जाएगा, तो सिल्वर और गोल्ड का हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। कैसे याद रखोगे? बैलेंस्ड वे में याद रखोगे। 4m प्लस 8cn माइनस प्लस 2h2o प्लस O2 गिव्स 4mCN2 माइनस 4OH माइनस, इस तरीके से। ठीक है, ये 2 है ये वाला, ठीक है, 2mCN2 माइनस, फिर जिंक से रिएक्शन करा दी यहां पर और ये बन गया। ओके, यहां तक अगर आपने लिख लिया, हम आगे बढ़े आज के लेक्चर में। नया हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो लीचिंग खत्म हो गया। तो लीचिंग से किस तरीके से कंसंट्रेशन किया जाता है आज के लेक्चर में अभी तक हमने ये सीखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप। अब देखिए कंसंट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कंसंट्रेशन बोलने का मतलब ये है कि पहले तो ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी साफ सफाई हो गई। अब हमारे हाथ में साफ ओर आ गया। जो गंदगी है ना, जैसे बॉक्साइट के अंदर सिलिका वगैरह जो कि गंदगियां थी, है ना, वो सब छट गई हैं। अब हमारे पास Al2O3 आ गया है। इस तरीके से जो भी हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसका कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म मिल गया है हमें। अब वहां से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा सेकेंड प्रोसीजर होगा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। किसी भी ओर जो हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर चुके हैं उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो वी विल कन्वर्ट द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में बदलने के लिए। वन इज कैल्सिनेशन, अदर इज रोस्टिंग। तो सबसे पहले हम कैल्सिनेशन पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन क्या है स्टार्ट करते हैं। देखो, ओर को गर्म करते हैं। अब ओर हमारे पास आ गया, ठीक है, साफ ओर है। ओर को हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बहुत कम एयर के अंदर उसको हीट करते हैं। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो पिघल ना जाए इतना ही हीट करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर। ये वाला जो प्रोसेस है ये किसके लिए अपनाया जाता है? कार्बोनेट ओर के लिए और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। जैसे रिएक्शन हम देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, समझे, और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर एयर नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तुमको कहीं। तो एब्सेंस ऑफ एयर बोलने का मतलब है कि बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, बस हीट करना है, उसको बर्न नहीं करना। ठीक है, हीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन बर्न करने के लिए होती है। ठीक, कोई बोलेगा ऑक्सीजन बिना कैसे हो रहा है। ठीक है, तो NgCO3 को भी डिकम्पोज कर दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हीट करके डिकम्पोज कर दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो जो भी कार्बोनेट्स हैं वो उस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए ना। और ये कैसे करा रहे हैं हम? इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, यहां पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही CuSO4.MgSO4 ले लिया हमने और इसको हीट कर दिया तो यहां से CaO बनेगा, MgO बन जाएगा। तो कैल्शियम का ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गया। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर के लिए एप्लीकेबल है ये तरीका। और आप हाइड्रोक्साइड ओर के लिए भी ले सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, AlOH थ्राइस, उसको हीट करो तो फिर Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। तो यहां पे फिर से हमने ऑक्साइड में कन्वर्जन कर लिया। फिर यहां पर आप आयरन के ऑक्साइड ले लो तो इस तरीके से Fe2O3 बन जाएगा। बात समझे? तो यहां पर हम ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले तरीके से। और पहला तरीका कौन सा है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिखो, लिखना स्टार्ट करो।
रिएक्शंस लिखो सब। ये सारी रिएक्शंस लिख लो। तो ये भी याद रखना कैल्सिनेशन किसके लिए सूटेबल है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। और सारी रिएक्शंस लिखी हुई है नीचे, उनको कॉपी करो। कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग ऑफ द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए ये तरीका अपनाते हैं हम लोग। चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग भी एक तरीका है जिसमें हम ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा होता है। हीट करते हैं ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने तो ना पाए। ठीक है, ये किसके लिए सूटेबल है, सल्फाइड ओर के लिए सूटेबल है, क्योंकि SO2 की इंप्यूरिटी, सल्फर की इंप्यूरिटी सल्फर जो होगा वो SO2 करके बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो मेटल सल्फाइड अगर हम लेंगे और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि सल्फर हट जाएगा और उसकी जगह ऑक्साइड आ जाएगा, तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड यहां से उड़ जाएगा। ये देख पा रहे, रोस्ट कर दिया। रोस्ट करना मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट कर देना बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। किसके लिए सूटेबल होगा, सल्फाइड ओर के लिए सूटेबल होगा। क्यों सूटेबल होगा, सल्फाइड, मेटल सल्फाइड लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड में बन के उड़ जाएगा। समझे, ये हो गया। अब यहां से ये अच्छा, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि भाई हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली यहां से कैल्शियम क्यों नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट को रिड्यूस कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाना आसान है। मेरी बात समझे। इसी प्रकार से यहां कोई भी ऑक्साइड को रिडक्शन, ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है और बाकी कंपाउंड्स के। तो इसका आंसर यह है कि हम किसी भी ओर को सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, चाहे वो कार्बोनेट में, चाहे हाइड्रोक्साइड में, चाहे सल्फाइड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कारण यह है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, ऑक्साइड से मेटल में रिड्यूस कर पाना इज इजियर देन रिडक्शन ऑफ सल्फाइड या मतलब कार्बोनेट, किसी का भी फॉर्म से ज्यादा आसान होता है ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाना। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके लिए, तो उस क्वेश्चन जो भी अराइज हुआ होगा उसका डाउट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो यहां पर ये लिख सकते हो। खैर, आपको तो रोस्टिंग से स्टार्ट करना है, तो रोस्टिंग से स्टार्ट करो, लो स्टार्ट करो लिखना। इमेजिन करते चलना, सब कुछ तुम्हारे सामने चल रहा है, बहुत मजा आएगा तुमको पढ़ने में। ऐसे सोचो तुम खुद सब कुछ कर रहे हो।
ये रोस्ट भी तुम कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें सामने सिखाया जा रहा है, तुम्हें रोस्ट करना सिखाया जा रहा है, ठीक है, तुम्हें कैल्सिनेशन सिखाया जा रहा है, तो तुम इन्वॉल्व हो पाओगे, तुमको काफी मजा आएगा फिर। हाँ, पढ़ने के लिए खाली पढ़ोगे कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कर लेते हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा। गेम जैसे लो कि मजा आ रहा है यार, मुझे एक टास्क दिया गया और मैं एक टास्क कंप्लीट कर रहा हूं, समझ रहा हूं पहले तो टास्क है क्या, फिर उसको सोच रहा हूं कि अगर ये मेरे सामने होता तो मैं ऐसे करता। तो इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ उसके अंदर। कैल्सिनेशन तुम समझ गए हो, फिर यहां पर रोस्टिंग तुम समझ गए हो, तो ये दो पार्ट तो हम ऑलरेडी समझ गए हैं। फिर हमने ये सीख लिया कि ऑक्साइड में ही कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली कार्बोनेट से क्यों नहीं मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, सल्फाइड से क्यों नहीं डायरेक्टली मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसका आंसर है कि किसी भी फॉर्म से मेटल को रिड्यूस कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है, इसलिए हम सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, रोस्टिंग जो की जाती है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में की जाती है। मतलब इसका मतलब ये है भट्टी जो होती है ना, भट्टी जानते हो, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, समझो रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो एक भट्टी होगी, तो भट्टी के अंदर रोस्ट करेंगे हम, ठीक है, एक प्रकार का फर्नेस होता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा क्या होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, अभी के लिए खाली ये लिख लो, रोस्टिंग इज डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, इतना ही लिख के काम चलाओ अभी। ठीक है, समझने के लिए ऐसा समझो कि भट्टी होती है। स्टार्ट करें, जैसे सल्फाइड ओर है तो लेड सल्फाइड है, तो लेड सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पीबीओ बनेगा, SO2 बनेगा, रिएक्शंस है। फिर CuFeS2 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cu2O। सर हैलाइड और नाइट्रेट ओर के लिए क्या यूज करेंगे? हैलाइड और नाइट्रेट ओर के लिए जो यूज करेंगे आगे चल के बताया जाएगा। हैलाइड और नाइट्रेट ओर का बहुत ज्यादा चीज ही नहीं आएगा हमारे लिए, खाली हमें सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सब चीज के लिए ही एग्जाम में पूछा जाएगा और हमारे सिलेबस में वही है। ठीक है, हैलाइड और नाइट्रेट ओर के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है, हमारे सिलेबस में 2-3 मेटल की मेटलर्जी है, कॉपर, आयरन, ठीक है, जिंक वगैरह इन सब की, तो उन्हीं की मेटलर्जी सीखेंगे, तो उस पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने का जरूरत नहीं है कि क्या यूज करेंगे। ठीक है, हो सकता है उसके लिए कोई नया तरीका यूज करते हो, वो मुझे इतना अच्छे से मालूम नहीं है, जो मालूम है वो मैंने बताया। तो यहां पर देखो पीबीएस और O2, पीबीओ SO2 बना रहा है, CuFeS2 O2 के साथ मिलकर Cu2O FeO बना रहा है, SO2 बना रहा है, Cu2S O2 के साथ मिलकर CuSO4 बना रहा है। तो ये 3 रिएक्शंस फिर से लिख लो, ना मेरा कंसर्न है वो, ना तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, तुम्हें किसके लिए बताया गया उसके लिए जानो। बहुत थोड़े मेटल्स की मेटलर्जी है हमारे सिलेबस में, तो बहुत ज्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो CuSO4 तक की रिएक्शंस आप लिखें। अब यहां से एक और चीज है, रोस्टिंग करने से एक फायदा होता है। फायदा क्या है? ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी जो होती है ना, जैसे मान लो कार्बन की इंप्यूरिटी है, तो रोस्ट करने से फायदा ही होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो ऑर्गेनिक या आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज है, आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज भी होती है, तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक ऑक्साइड बना के उड़ जाएंगी। तो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी या आर्सेनिक की इंप्यूरिटी या कोई भी वॉलेटाइल इंप्यूरिटी जो भी होगी, वो भी रिमूव हो जाती है रोस्टिंग के दौरान, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो उड़ जाता है, समझे? तो रोस्टिंग से ये एक फायदा और होता है, तो बना लेंगे इसको भी।
चलो, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा, ये दोनों रिएक्शंस लिख लिया होगा, समझ भी गए हो। रोस्टिंग से वॉलेटाइल इंप्योरिटी और ऑर्गेनिक इंप्योरिटी रिमूव की जा सकती है। कैसे रिमूव की जा सकती है वो यहाँ पर रिएक्शंस की मदद से आपको दिखाया गया। ठीक है, अब एक चीज होती है स्मेल्टिंग। देखो स्मेल्टिंग क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। ओर को हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं अबव द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर अगर हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो फर्नेस होता है एक भट्टी के अंदर, हम अबव मेल्टिंग पॉइंट ओर को हीट कर देते हैं, और इस फर्नेस को बोल रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, जिसके अंदर हम मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं ओर को, उस फर्नेस को बोल रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस या स्मेल्टर। ठीक है, तो स्मेल्ट करना, देख रहे हो, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि ओर को मेल्ट किया जाएगा यहां पर। तो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर तक हीट किया गया ओर को फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, उसको स्मेल्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ओर अब किस फॉर्म में आ चुका है बेटा, ओर आ गया लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और किस फॉर्म में आ चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। चलो मेल्ट कर दिया हमने, ये ब्लास्ट फर्नेस है हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस डालते हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन से तो प्योर हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, और अभी पूरी तरीके से प्योर नहीं हुआ, उसके अंदर और भी इंप्यूरिटीज हैं, वो भी हमें निकालनी है। ठीक है, वो भी हमें निकालनी है, और भी इंप्यूरिटीज हैं जो कॉन्सेंट्रेशन करते वक्त हम नहीं निकाल पाए थे, उन्हें अब निकालेंगे। वो देखो कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। फ्लक्स एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे हम ऐड कर देते हैं। ये जो और मेल्टेड फॉर्म में है ना, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोई सब्सटेंस डालेंगे, और इस सब्सटेंस को मैं बोल रहा हूं फ्लक्स। ध्यान से सुनो, तुमने और को मेल्ट कर दिया, ठीक है, फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर मेल्टेड फॉर्म में पड़ा है, और उसके अंदर तुमने फ्लक्स डाला। फ्लक्स क्या है अभी समझ में आ जाएगा। फ्लक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर एडेड टू रिमूव इंप्यूरिटीज फर्दर, और आगे इंप्यूरिटीज जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए काम आता है। अभी मैं समझा दूंगा, सुनते रहो। मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में ओर है, उसके अंदर तुमने फ्लक्स डाला। ठीक है, तो फ्लक्स और जो भी मोल्टेड ओर है, जैसे पहले तो हमने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ओर को हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया। समझे, मतलब ओर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर मोल्टन मेटल ऑक्साइड पड़ा है हमारे पास, मोल्टन मेटल ऑक्साइड पड़ा है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फ्लक्स डाल दिया। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, फ्लक्स सिर्फ मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इंप्यूरिटी से रिएक्ट करेगा और स्लैग का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो स्लैग क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट मतलब फ्लक्स और इंप्यूरिटी के मिलने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे स्लैग। ठीक है, तो फ्लक्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो मोल्टन ओर के अंदर हम डालेंगे, और वो इंप्यूरिटी से रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और उस नए कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं, स्लैग बोल रहे हैं, स्लैग नाम दे रहे हैं। तो यहां पर मोल्टन मेटल ऑक्साइड, उसके अंदर फ्लक्स डालोगे तो स्लैग बन जाएगा। और एक बात ये होती है, स्लैग जो होता है ना, स्लैग क्या होता है वो भी देख लो, यहां पर स्लैग लिखा है। स्लैग क्या होता है, इट इज अ लाइट, ठीक है, लाइट, हल्का, इनसॉल्युबल फ्लोटिंग मास होता है, बहुत हल्का होता है, इनसॉल्युबल होता है और फ्लोट करता है, तैरता है। तो जब स्लैग बन जाएगा ना, तो इंप्यूरिटी ऊपर तैरने लगेगी। ये येलो कलर से देख रहे हो, ये ऊपर यहां पर ये स्लैग है। तो यहां से जो इंप्यूरिटी रही होंगी ना, इंप्यूरिटी के पार्टिकल्स, वो फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके ऊपर तैरने लगे होंगे। अब बस क्या, स्लैग को अलग कर लो, तो स्लैग फ्लोट करता है क्योंकि बहुत हल्का होता है। नाउ स्लैग कैन बी सेपरेटेड एंड वी विल गेट प्योर मेटल ऑक्साइड। तो प्योर मेटल ऑक्साइड मिल गया। समझे, बात समझ में आए? तो स्मेल्टिंग एक और तरीका होता है जिससे हम थोड़ी प्योरिटी और बढ़ाएंगे मेटल ऑक्साइड की। लिखना स्टार्ट करो।
जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ जाएं। तो स्लैग बहुत हल्का होता है इसलिए वो ऊपर तैरता है। ठीक है, अब देखो इम्प्योरिटी कितने प्रकार की होती हैं वो भी देख लेते हैं। जो मेटल ऑक्साइड में जो फ्लक्स इम्प्योरिटी से रिएक्ट कर रहा है तो उस इम्प्योरिटी की बात करें तो दो तरीके से हम इम्प्योरिटी को यहां पर देखेंगे। वन इज एसिडिक इम्प्योरिटी, अदर इज बेसिक इम्प्योरिटी। तो एक तो एसिडिक इम्प्योरिटी होगा, एक बेसिक इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटी आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहां पर देख लो, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, फास्फोरस का ऑक्साइड है, ठीक है, बोरोन का ऑक्साइड है, ये सब एसिडिक इंप्योरिटी है। तो याद रखना इंप्योरिटी दो प्रकार से होंगी, एसिडिक इंप्योरिटी, बेसिक इंप्योरिटी। बेसिक इंप्योरिटी में आयरन का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। ठीक है, और इसी प्रकार से फ्लक्स भी दो तरीके का होता है, एक एसिडिक फ्लक्स होता है, एक बेसिक फ्लक्स। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड को हम एसिडिक फ्लक्स बोल देंगे। अब तुम ये मत बोलना ये तो एसिडिक इंप्योरिटी है, तो फ्लक्स भी बोला जा सकता है, इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फ्लक्स भी बेसिक होता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जा सकता है। तो ये भी लिख लो, टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। अगर मान लो हमें एसिडिक इंप्योरिटी हटानी है तो हमें बेसिक फ्लक्स डालना पड़ेगा, और बेसिक इंप्योरिटी हटानी है तो एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ेगा। ये एक बात है। फ्लक्स लिख लो यहां पर। यहां तक हो गया तो फिर आगे देखो, फ्लक्स दो प्रकार से होंगे, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। अगर हमें एसिडिक इंप्योरिटी रिमूव करनी है तो हमें बेसिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, और बेसिक इंप्योरिटी रिमूव करनी है तो एसिडिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट हो गए। अब देखो इसके एग्जांपल्स, जैसे मान लो SiO2 और FeO। मान लो, सुनो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो किसी ओर के अंदर FeO की इंप्योरिटी है, ठीक है, आयरन के ऑक्साइड की इंप्योरिटी है, तो बेसिक इंप्योरिटी हुई। तो इसका मतलब हमें एसिडिक फ्लक्स यूज करना पड़ेगा। तो सिलिकॉन का ऑक्साइड मतलब सिलिका यूज कर लेंगे, एसिडिक फ्लक्स डाल देंगे उसके अंदर, तो ये दोनों मिक्स होके स्लैग बनाएंगे FeSiO3। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा है, टू रिमूव इंप्योरिटी ऑफ आयरन, आयरन की इंप्योरिटी निकालने के लिए वी यूज सिलिका एंड आयरन सिलिकेट इज फॉर्म्ड एज अ स्लैग। तो आयरन सिलिकेट बन गया स्लैग के फॉर्म में। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो तुम्हारे पास एसिडिक इंप्योरिटी सिलिका की, रेत है मतलब, ठीक है, ओर के अंदर रेत है तो सिलिका की इंप्योरिटी है, तो उसके अंदर तुमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक फ्लक्स है, तो वो रिएक्ट करके एक स्लैग बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, तो ये स्लैग बन गया।
तो स्लैग में इतना ही जानो जितना है, ठीक है। बाकी जो 2 रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने लिखा है उतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो दिया नहीं है, जितना मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिख लो। टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। बाकी उसके बाद ये दोनों रिएक्शन लिख लो और इन्हें याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन। तो अभी तक जो भी हमने किया है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है मेटल को, ठीक है, स्मेल्टिंग वगैरह कर ली है, तो जो फर्दर इम्प्योरिटीज हैं वो भी रिमूव हो गई हैं स्लैग के माध्यम से। अब हम जो मेटल ऑक्साइड है हमारे पास उसको हम रिड्यूस करेंगे मेटल में। अब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब रास्ता मेटल तक पहुंचने का है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन के कई तरीके होते हैं। देखो यहां पर पहले तो ये लिखा है नाउ ऑब्टेन्ड मेटल ऑक्साइड, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिल चुका है, हमारे हाथ में मेटल ऑक्साइड आ चुका है, उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, टू ऑब्टेन द मेटल। अभी तक आप कहां तक पहुंचे हो, मेटल ऑक्साइड बनाया अभी तक आपने सिर्फ, अब आप मेटल बनाओगे, कैसे करोगे, रिड्यूस करोगे, उसका रिडक्शन करोगे। तो रिडक्शन के कई तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट जो मेथड है दैट इज रिडक्शन यूजिंग कार्बन। कार्बन की मदद से हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो जिंक का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड बना, जिंक के ऑक्साइड में तुमने कार्बन डाल दिया, कार्बन से रिएक्शन कराई, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहां से देखो जिंक मिल गया ना, हमको मेटल मिल गया। फिर टिन का ऑक्साइड से टिन मिल गया इसी तरीके से, और आयरन के ऑक्साइड से आयरन मिल गया। तो यहां पर देखो कोक या कार्बन की मदद से हमने ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, और देखो मेटल मिल गया ना, ये मेटल जिंक मिल गया, टिन मिल गया, आयरन मिल गया। शुरुआत में हम यही तो कर रहे थे, हमें मेटल ही तो चाहिए था, हम और से मेटल ही तो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहां पर रिडक्शन यूजिंग कार्बन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, मतलब कार्बन से सब कुछ रिड्यूस नहीं होता। जैसे मैं अगर बात करूं सम मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड कांट बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस नहीं हो सकते कार्बन की मदद से, क्योंकि दे कैन रिएक्ट विद कार्बन, वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन कराओगे ना, तो रिडक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा मतलब कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, CaC2 बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी यहां से। ऐसे ही Al2O3 को रिड्यूस करना चाहोगे अगर कार्बन से, कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे, रिडक्शन कराने की कोशिश करोगे, तो रिएक्शन होके एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 और एक कैल्शियम कार्बाइड CaC2 बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाएगा, समझे। तो इसलिए हम कार्बन से इस वाले ऑक्साइड को, इस वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ इन सबको कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते। तो इनके लिए दूसरे तरीके होंगे, अभी देखना स्टार्ट करें। तो लिखना स्टार्ट करो रिडक्शन में। सारी रिएक्शंस लिखो। कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं रिएक्शंस।
रिएक्शन लिखने के बाद ये वाला पॉइंट लिख लेना, सम मेटल ऑक्साइड कांट बी रिड्यूस बाय कार्बन एज दे कैन रिएक्ट विद कार्बन। उसके बाद दो मेटल ऑक्साइड मैंने यहाँ पर लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये कार्बन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये बात है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इनको हम रिड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम और CO2 बनेगा, रिडक्शन हो गया। और सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिडक्शन हो जाएगा और कैल्शियम ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कार्बन। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ और ऑक्साइड है जिनको कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे Fe2O3 को एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो Fe3O4 मिलेगा, और फिर से एक बार CO से रिएक्ट कराओगे तो FeO मिलेगा, और फिर से एक बार CO से रिएक्ट कराओगे तो Fe मिलेगा। समझे? तो अगर Fe2O3 से Fe लाना है तो हमें बहुत ज्यादा 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। 4 के 3 बार लेना पड़ेगा, 3 बार कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ेगा, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। ठीक है, उसके बाद हमको आयरन मिल जाएगा यहां पे। समझे? और लेड के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा दो तो सीधे लेड मिल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को CO से रिड्यूस कराओगे तो सीधे कॉपर मिल जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन वापस से लिख लो। ठीक है, लिख लो, तुम्हें याद हो जाएंगे ये सब रिएक्शंस। मल्टीपल रिवीजन लोगे तुम्हें याद हो जाएगा। थोड़ा देर और आज के लिए। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, उसको देख लेते हैं एक बार। टुडेज लास्ट टॉपिक इज सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो देखो पहला पॉइंट ये है कि लेड, ठीक है, Hg और कॉपर ही अंडरगो करते हैं सेल्फ रिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अंडरगो सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। तो ये 3 मेटल के नाम आप याद रखेंगे। लेड हो गया, Pb, Hg और Cu, ये 3 मेटल सेल्फ रिडक्शन में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन। तो लेड, Hg और कॉपर ये 3 सेल्फ रिडक्शन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे PbS है, ठीक है, लेड सल्फाइड है, तो लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये लेड ऑक्साइड, ठीक है, फिर से लेड सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है। देखो यहां पर लेड ऑक्साइड जो बन चुका होगा थोड़ा बहुत, वो लेड सल्फाइड से रिएक्ट करके उसको ही लेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। समझे? तो यहां पर हमें कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और रिडक्शन तो अपने आप स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इससे हम बोल रहे हैं ऑटो रिडक्शन। बात मेरी समझे? कोई कार्बन हमने लिया, कहीं कुछ लिया नहीं, लेड सल्फाइड को रोस्ट कर दिया। ये PbS को रोस्ट ही तो कर रहे हैं, PbS को रोस्ट करके PbO में कन्वर्ट किया और SO2 में कन्वर्ट कर दिया। जो PbO बना है वो PbS से वापस से रिएक्ट करना स्टार्ट कर गया और Pb बनाना स्टार्ट कर गया। तो दिस इज ऑटो रिडक्शन विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट।
रिडक्शन हो जा रहा है अपने आप। कैसे? जो पहली बारी में प्रोडक्ट बन रहा है पीबीओ, उसी से रिडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, पीबीओ क्या एक्ट कर रहा है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो तो यहां पर दूसरा देख लो, एचडीएस के साथ भी सेम काम हो रहा है। एचडीएस O2 से रिएक्ट करके एचजीओ में कन्वर्ट हो रहा है और फिर से एचजीओ एचजीएस के साथ रिएक्ट करके एचजीओ और SO2 में, तो सेम रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड देख लो, थर्ड है CuFeS2 ले लो और O2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो Cu2O बनेगा और FeO बनेगा। ठीक है, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक्चुअली में CuFeS2 दो भागों में टूटता है, Cu2S और FeS में। ठीक है, तो ये जो Cu2S है ना, ये Cu2S और ये Cu2O ये आपस में रिएक्ट करके Cu बना देंगे और SO2 निकाल देंगे। तो यहां पर देखो कॉपर अपने आप रिड्यूस हो गया ना, समझे? तो ये तीन रिएक्शन लिख लो और आज की कहानी खत्म। बाकी कोई डाउट हो पूछ लो, बस यहीं तक है आज का। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मैं तो पूछ सकते हो। बाकी अगर उससे रिलेटेड तुम्हें डाउट है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री का जो डीसीए दिया था, कोई डीसीए से रिलेटेड डाउट है तो तुम मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी पर्सनल डाउट क्लियर कर दूंगा वहां पर। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो 1-2 मिनट दिया तुम्हें, पूछ लो डाउट। नहीं तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं इस सेशन को आज। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.